कक्षा 7 के लिए आज का पाठ है रक्त और हमारा शरीर। यह एक निबंध है और इस निबंध के रचनाकार डॉक्टर यतीश अग्रवाल हैं। डॉक्टर यतीश अग्रवाल का जन्म जून 1959 में बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और रचनाकार स्वयं एक वरिष्ठ डॉक्टर रहे हैं। इस निबंध में रक्त का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है, खून हमारे शरीर की किस प्रकार से रक्षा करता है, रक्त हमारे शरीर में कैसे बनता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, एक बहुत ही सरल संवाद के माध्यम से संपूर्ण बातों को समझाने की कोशिश की है। तो पाठ की शुरुआत इस प्रकार से है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने दिखाया तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। यानी अनिल की छोटी बहन दिव्या, जिसे आजकल बहुत कम भूख लगती है, वह बहुत कमज़ोर है, उसे थकान महसूस होती है। तो उसे डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा कि लगता है इसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है, यानी खून की कमी हो गई है। तो खून की कमी होने के ये लक्षण होते हैं, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास में एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। यानी जान पहचान की दीदी मिल गई। उन्होंने पूछा कि अनिल, आज आपका अस्पताल कैसे आना हुआ? तो उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी छोटी बहन को लेकर के आया हूँ और डॉक्टर ने इनकी खून की जांच लिखी है, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। यानी डॉक्टर दीदी ने दिव्या की अंगुली से कुछ बूंदें खून की लेकर और एक कांच की पट्टी का पर उसको लगा दिया और ये कह दिया कि कल आप इसकी रिपोर्ट लेकर के जाना कि इसके शरीर में खून की क्या स्थिति है, कौन से तत्व की कमी है, कौन सी इसकी बीमारी है, पता लग जाता है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यानी डॉक्टर दीदी के कमरे पर वो गए। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, जिससे बहुत ही सूक्ष्म चीज़ भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो एक ऐसी मशीन है, उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि दिव्या को कौन सी बीमारी थी? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि शरीर में रक्त की कमी, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। उस रोग को एनीमिया कहा जाता है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा जानने की इच्छा को कहते हैं। वह बोला, दीदी, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? दीदी, उसने पूछा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। यानी एनीमिया से
के बारे में जानने से पहले आपको रक्त के बारे में जानना होगा, खून के बारे में जानना होगा, ब्लड के बारे में जानना होगा। तो आप एनीमिया के बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखाई देता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। यानी रक्त की बूंद, रक्त का एक कण देखने में तो बहुत एक कण लगता है, मगर हम इस रक्त की एक बूंद का सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करते हैं तो भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। तो भानुमति का पिटारे का मतलब होता है एक ही पिटारे में बहुत सारी वस्तुओं का समायोजित हो जाना, यानी बहुत सारी चीज़ें मिलना। तो ऐसे ही खून में भी कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर भी है कि रक्त की बूंद को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। तो हम इसका उत्तर यही देंगे कि रक्त के कण में या रक्त की एक बूंद में अनेक प्रकार के तत्वों का समायोजन होता है, अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसे भानुमति का पिटारा कहा गया है। ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। खून के बारे में दीदी बता रहे हैं कि मुख्य रूप से या मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह है जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो खून के तरल भाग को क्या कहा जाता है, इसका उत्तर यहाँ है कि खून के या रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता। तो जो प्लाज्मा होता है वह द्रव्य पदार्थ होता है, पानी की तरह से होता है, और उस प्लाज्मा में रक्त के कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। कुछ रक्त के कण लाल रंग के होते हैं, कुछ सफ़ेद रंग के होते हैं, और कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका कोई भी रंग नहीं होता। तो एक प्रश्न यहाँ बनता है कि रक्त के कण कितने प्रकार के होते हैं। तो RBC, WBC, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, और एक ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण कहते हैं। यानी ऐसे कण जिनका कोई रंग नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बिंबाणु कहा जाता है या प्लेटलेट कहा जाता है। वे कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, यानी खून का जो भाग तरल भाग है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, उसी प्लाज्मा में ये कण तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। सूक्ष्मदर्शी के नीचे जैसे चित्र में दिखाया गया है, स्लाइड एक कांच की पट्टी का है जिस पर खून की बूंद को लगाया गया था, और उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बहुत ध्यान से देख करके उनका अध्ययन किया जाता है। तो बात करते करते ही दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया, यानी उसे बहुत ध्यान से देखा और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। यानी जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आपको दिखाई देते हैं ये लाल रक्त कण हैं, RBC हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं? स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। यानी जान पहचान की दीदी थी, तो उन्होंने अनिल को सूक्ष्मदर्शी से रक्त के जो लाल कण थे उनको दिखाया, और अनिल ने जब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त के लाल कणों को देखा तो उन्हें बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, अचंभा हुआ कि जो आँखों से दिखाई नहीं देता है इस मशीन के द्वारा देखते हैं तो इसमें तो काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इनकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। बालूशाही एक रसगुल्ले का चपटा रसगुल्ला हम जिसको कह सकते हैं, मिठाई होती है बालूशाही एक, तो जैसे रसगुल्ले की तरह से जिसको चपटा कर दिया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा
देखने पर लाल रुधिर कणिकाएं जो थी वो बालूशाही की तरह से दिखाई दे रही थी। एक प्रश्न यहाँ पर बन गया है कि रक्त की लाल कणिकाएं सूक्ष्मदर्शी से किस प्रकार की दिखाई दे रही थी, तो बालूशाही की तरह से दिखाई दे रही थी। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल। दोनों तरफ अवतल का मतलब बीच में से पतला और किनारे जिसके मोटे होते हैं उसको अवतल कहा जाता है। ये कांच का भी एक प्रकार होता है, जैसे नज़दीक का जिनको दिखाई नहीं देता उनको अवतल लेंस लगाया जाता है और दूर को देखने के लिए अवतल। तो गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यानी रक्त की एक बूंद में लाल रुधिर कणिकाएं कितनी होती हैं, तो इसका जवाब यही है कि एक बूंद में लाखों कण होते हैं, लाखों। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें उसे 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। 1 मिलीलीटर रक्त में कितने कण मिलेंगे, तो 1 मिलीलीटर कण में 40 से 50 लाख, 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 50 लाख लाल रुधिर कणिकाएं मिलेंगी। इनके कारण ही हमें लाल रंग नज़र आता है। तो शरीर में जो खून है, खून का रंग लाल किसके कारण से दिखाई देता है, तो आरबीसी के कारण से या लाल रुधिर कणिकाओं के कारण से रंग लाल दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा में जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यानी लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य ये है कि शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। ये इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। इसका मतलब ये है कि शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं ये नई बनती रहती हैं और पुरानी वाली समाप्त होती रहती हैं। ये चक्र चलता रहता है। तो आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाएं रक्त में जो पाई जाती हैं उनका जीवन काल 120 दिन के लगभग होता है, यानी 4 महीने के आसपास होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। यानी लाखों कणिकाएं होती हैं, उसमें से 10-20 हज़ार कण समाप्त हो जाते हैं तो 10-20 हज़ार नए बन जाते हैं। तो उनकी पूर्ति भी होती रहती है और समापन भी होता रहता है। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन, इस प्रकार से समाप्त होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे। अनिल जिज्ञासा से पूछ रहा है, तो फिर यदि इसी प्रकार 4 महीने में ही ये समाप्त होते हैं तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में, यानी हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त के कणों के निर्माण का कार्य करते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी जो हड्डियां होती हैं और हड्डियों के बीच में जो खोखली जगह होती है उसमें जो गाढ़ा द्रव्य पदार्थ होता है उनको मज्जा कहा जाता है। और इसी मज्जा के अंदर बहुत से कारखाने होते हैं जो नए लाल रुधिर कणिकाएं बनाते रहते हैं। तो एक प्रश्न का उत्तर भी हो गया कि लाल रुधिर कणिकाएं शरीर में कहाँ बनती हैं, तो सीधा सा उत्तर है कि हड्डियों के बीच में जो द्रव्य पदार्थ होता है, गाढ़ा द्रव्य पदार्थ, जिसको मज्जा कहा जाता है, इसी मज्जा के अंतर्गत बहुत से कारखाने होते हैं जो नए रक्त कणों के निर्माण का कार्य करते रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोहा तत्व
और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे कारखानों में जो नया निर्माण किया जाता है तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी जो खून रक्त का निर्माण होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है, उसके लिए भी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और रक्त के लिए कच्चा सामान या कच्चा माल क्या होता है? प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि रक्त के लिए कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता होती है, या रक्त बनाने वाले जो कारखाने होते हैं वहाँ पर कौन सा कच्चा माल पहुँचाया जाता है। तो प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन, यह पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, गोश्त चिकन मटन या मीट को कहते हैं। तो ये पौष्टिक आहार लेते हैं और हरी सब्जियां, फल हैं, दूध, अंडा और गोश्त से ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो विटामिन, प्रोटीन, लोह तत्व कौन किन से प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि सब्जियों से, फलों से, अंडा से, दूध से, गोश्त से आदि में ये आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की कमी, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि शरीर में एनीमिया रोग क्यों हो जाता है। तो एनीमिया रोग होने का मुख्य कारण यही है कि यदि हम पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं, प्रोटीन वाला आहार जिसमें सारे विटामिन नहीं मिल पाती हैं, या उचित भोजन हम नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में खून की कमी होना आरंभ हो जाती है और इसी खून की कमी को एनीमिया रोग कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल पूछा। और इस निबंध की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि संवाद शैली में आपस में बातचीत करके ही बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो हमारे लिए आवश्यक हैं वो हमें सिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। तो हम बहुत सी बातें पढ़ने से सीख रहे हैं। खून कहाँ बनता है, खून के लिए कच्चा माल क्या होता है, एनीमिया रोग किसे कहते हैं, एनीमिया रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। लाल रुधिर कणिकाएँ 1 मिलीलीटर रक्त में कितनी होती हैं। तो छोटी छोटी बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं आपसी संवाद से बताई जा रही हैं। और ये निबंधकार हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर रहे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक रहे हैं। तो इन्हें इन बातों का बहुत गहराई से इनको जानकारी है और यही जानकारी हमें बता करके हमें बहुत से रोगों से हम बच सकते हैं यदि इन पर हम ध्यान देते हैं। तो आगे देखते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यानी एनीमिया रोग के और भी कई कारण हो सकते हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं, मगर हमारे देश में एनीमिया रोग का सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो यह है कि पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत है, यहाँ गरीबी भी इसी अनुपात में है, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो खान पान पर बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते हैं, उनकी और भी आवश्यकताएं होती हैं। इसी कारण से पौष्टिक आहार की कमी की वजह से भी एनीमिया रोग हो जाता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण यह है पेट के कीड़ों का हो जाना। यानी पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, और वो कीड़े रक्त में निरंतर कमी कर देते हैं, और इन्हीं कीड़ों, पेट के कीड़ों की वजह से भी एनीमिया रोग हो जाता है। तो दो मुख्य कारण हो गए, पेट के कीड़े भी हो सकते हैं, अन्य बीमारी भी हो सकती है, और मुख्य कारण है पौष्टिक आहार की कमी।
इनकी वजह से एनीमिया रोग हो जाता है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। यानी हम जो जल पीते हैं, यदि साफ़ पानी नहीं होता है तो उस पानी के माध्यम से भी छोटे छोटे कीड़े जो आँख से दिखाई नहीं देते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे पेट में जाकर के वो बड़े हो जाते हैं। या हम दूषित खाद्य पदार्थ खा लेते हैं, जो फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं या अन्य प्रकार का भोजन करते हैं और वो साफ़ सुथरा नहीं होता है, वो ताज़ा नहीं होता है, तो उसमें से उनके कारण से भी हम बीमार पड़ जाते हैं या कीड़े हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो आँख से दिखाई नहीं देते मगर बाद में दुष्प्रभाव दिखाई देता है। अतः उनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो कीड़ों से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए हम पूरी साफ़ सफाई से बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करें, खाद्य पदार्थ को ही खाएं। ये बहुत स्वस्थ रहने के तरीके हैं, उपाय भी हैं और ध्यान देने की बातें भी हैं कि स्वच्छता जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और स्वच्छता से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। और अनिल एक किस्म के कीड़े हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा अंडे, जो कीड़े के जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को कहते हैं लार्वा, त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात बता रही हैं दीदी कि ज़मीन की ऊपरी सतह पर कुछ कीड़े होते हैं जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं और उनके लार्वा छोटे जो स्पर्श से ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो धीरे धीरे आंतों तक पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर के ये कीड़े बड़े हो जाते हैं और ये बीमारी का कारण बनते हैं। ये रक्त की इन्हीं वजह से कमी आ जाती है और हम एनीमिया जैसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। यानी इधर उधर नंगे पैर ना घूमें और शौचालय का प्रयोग ही करें, खुले में शौच ना करें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट्स कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? यानी अनिल बहुत ही जिज्ञासु है और दीदी ने जो महत्वपूर्ण बातें बताई उनको बहुत ध्यान से सुन रहा है और ये तो सुन लिया कि लाल रुधिर कणिकाओं का क्या काम है, मगर अब वो ये भी जानना चाहता है कि शरीर में जो सफ़ेद रुधिर कणिकाएं होती हैं और इनका क्या काम होता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न के सबसे ऊपर की है, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि शरीर के वीर सिपाही किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो ये सफ़ेद कण जो हैं शरीर रक्त के जो हिस्सा, रक्त का ही हिस्सा है, तो सफ़ेद कणों को शरीर के सिपाही कहा जाता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु रोग के अणु को रोगाणु कहते हैं, जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। यानी शरीर में जब बीमारियां प्रवेश करने की कोशिश करती हैं तो उन बीमारियों से लड़ने का कार्य है वो सफ़ेद कणों का है, WBC का है, इसीलिए वो बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो दीदी इन्हें वीर सिपाही कह रही हैं। संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया। और जो बिंबाणु जो होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता ऐसा बताया है,
तो हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद में जो घाव भर जाता है, तो ये घाव भरने की प्रक्रिया है, जो घाव भरने का कार्य होता है, ये बिंबाणु का ही काम है। तो बिंबाणु का क्या काम है और सफ़ेद रुधिर कणिकाओं का क्या काम है, इस बात को हम समझ सकते हैं। तो बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका कहते हैं, नसों को कहते हैं, पल्स को कहते हैं, रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती हैं। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। तो शरीर में जो चोट लग जाती है, तो वो चोट किस प्रकार से भर जाती है, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अंडरलाइन कर सकते हैं, याद करने की भी है। इसको फिर पढ़ता हूँ कि बिंबाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त में तरल भाग जो प्लाज्मा कहलाता है, इसमें एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो नसों के द्वारा कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बूंद देती है और बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो, कि छोटा घाव है वो तो भर जाता है, मगर कई बार हम किसी धारदार हथियार से कट जाते हैं, एक्सीडेंट में लग जाती है या गिर जाते हैं तो बड़ा घाव बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सब बच्चों को ध्यान देने की बात है कि छोटा घाव है उसको तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं कई बार, मगर बड़ा घाव हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसका उपाय है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय चोट के स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। यानी जहाँ से खून निकलता है, बह रहा है, वहाँ साफ कपड़े से बांध देना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ पर टाँके लगाए जाते हैं, जहाँ जो शरीर का हिस्सा कट जाता है उस जगह को से रक्त ना बह सके इस कारण से, और घाव भी जल्दी भर जाता है ऐसा करने से। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। यानी किसी को चोट लग जाती है तो चोट में यदि खून बह रहा है तो ऐसे स्थान पर साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है और समय रहते उसे डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए। अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। और कई बार ज़्यादा रक्त बह जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दूसरा खून चढ़ाया जाता है। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी दीदी उन्हें समझा रही हैं कि खून के भी अनेक प्रकार होते हैं, रक्त के भी अनेक प्रकार होते हैं। किसी का ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का बी पॉजिटिव होता है, किसी का ओ होता है। तो जिस कैटेगरी का या जिस वर्ग का खून होता है उसी व्यक्ति को उसी कैटेगरी का सेम ही खून चढ़ाया जाता है। हर किसी का रक्त हर किसी को नहीं चढ़ाया जा सकता और ऐसा करने पर नुकसान हो सकता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि ज़रूरत पड़ रही है और उस वक्त जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसका रक्त जैसा है वैसा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। और ऐसी ही आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक का मतलब होता है जहाँ पर रक्त अनेक प्रकार के रक्त समूह का भंडार होता है। ये हॉस्पिटल में ही होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर
आपात स्थिति में वहाँ से खून लिया जाता है। तो जहाँ पर ब्लड मिलता है, ब्लड जमा होता है, उसको ही ब्लड बैंक कहते हैं। ये हॉस्पिटल का ही एक हिस्सा है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इस ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। यदि हम खून लेते तो रहेंगे और देंगे नहीं तो ब्लड बैंक में भी ब्लड कहाँ से आएगा। तो दीदी समझा रही हैं कि हमें जो रक्तदान शिविर लगते हैं, ब्लड डोनेट किया जाता है, तो ऐसे शिविर में हमें रक्तदान करना चाहिए। हमारा ये रक्तदान है, किसी का जीवन बचा सकता है। और रक्तदान यदि हम नहीं करेंगे तो ब्लड बैंक में रक्त कहाँ से आएगा। तो रक्तदान अति आवश्यकता है, बहुत ही ज़रूरी है और ये मानव कल्याण के लिए सबसे अच्छा कार्य सिद्ध हो सकता है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। इस बात को आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि रक्तदान कौन कर सकता है, वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए। वह व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए और उस व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 18 साल से छोटी उम्र के बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते। एक समय में उससे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। 1 लीटर का तीसरा हिस्सा से भी थोड़ा कम। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर उतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। कुछ लोग रक्तदान करते समय ये कहते हैं कि रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि रक्तदान करने के बाद कुछ दिनों में ही हमारा शरीर जो है उसमें पुनः उस रक्त का निर्माण हो जाता है। बस स्वस्थ अच्छा भोजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी समझाते हुए बोली, यानी 5 लीटर खून हमारे शरीर में है और यदि हम उसमें से 300 ml किसी के लिए दान कर देते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमारा ये दान किसी का जीवन बचा सकता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। यतीश अग्रवाल। इस प्रकार से डॉक्टर दीदी और अनिल के बीच की बातचीत के माध्यम से हमें रक्त के महत्व के बारे में पूरी जानकारी इस पाठ में दे दी गई है। तो आशा करते हैं ये पाठ आपको समझ में आया होगा।